नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। हमारे खास न्यूज बुलेटिन खबर की खबर में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान का कौन सा हथियार देखकर आप कांप उठता है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी का अब होने वाला है दी एंड? और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के ट्रांसफर की क्या है इनसाइड स्टोरी? इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की हर बड़ी खबर दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे खबर के अंदर की असली खबर। तो आइए देखते हैं शाम का सबसे अपडेटेड बुलेटिन खबर की खबर। पुलवामा हमले के बाद एक्शन में आए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है, जिसमें भारत को कूटनीतिक सफलता भी मिली है। उरी, पुलवामा, पठानकोट और संसद हमले का मास्टरमाइंड और जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। दुनिया के ताकतवर देशों में से एक और भारत के दोस्त फ्रांस ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के राजनीतिक सलाहकार फिलिप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से इस बारे में बात भी की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में फ्रांस पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की मांग करेगा। हालांकि फ्रांस की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। फ्रांस ने 2017 में मसूद अजहर पर बैन लगाने वाला प्रस्ताव यूएन में रख दिया था, लेकिन पाकिस्तान का हमदर्द चीन ने 2017 में वोटों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्मे मसूद अजहर ने कश्मीर में हमलों के लिए हरकत उल मुजाहिदीन की नींव रखी थी। आतंकी सरगना मसूद अजहर को भारत ने 1994 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण के बाद भारत ने मसूद अजहर को छोड़ दिया था, जिसके बाद मसूद अजहर ने 2002 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया। मसूद पर पुलवामा के पहले उरी, पठानकोट, संसद, जम्मू विधानसभा में हमले का आरोप है। ऐसे में साफ है कि अगर यूएन में आतंकी मसूद अजहर को बैन लगाने वाला प्रस्ताव पास होता है तो ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसी बात होगी। इससे पहले भी 2017 में फ्रांस की तरफ से ये मांग की गई थी कि आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन फ्रांस की मांग के बाद चीन ने ऐतराज जताया और ये मांग खारिज हो गई। अगर आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसके लिए बच पाना नामुमकिन साबित होगा। देश की सुरक्षा के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि घाटी में मौजूद हैं 300 के करीब आतंकी। 100 से ज्यादा आतंकी, विदेशी आतंकी जो हैं उनकी घेराबंदी की जा चुकी है। पाकिस्तानी मूल के 22 जैश आतंकी भी घाटी में मौजूद बताए जा रहे हैं। 79 पाकिस्तानी आतंकी घाटी में मौजूद हैं। तो देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम खबर है ये। घाटी में अब भी करीब 300 आतंकी मौजूद हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है 100 से ज्यादा विदेशी आतंकियों की घेराबंदी भी की गई है। पाकिस्तानी मूल के 22 जैश आतंकी भी घाटी में मौजूद बताए जा रहे हैं। 79 पाकिस्तानी आतंकी घाटी में मौजूद बताए जा रहे हैं। राकेश सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, देश की सुरक्षा के हवाले से ये अहम खबर है, क्या अपडेट है इस पर? और आपके पास 300 के करीब आतंकी घाटी में मौजूद बताए जा रहे हैं। देखिए, पुलवामा हमले के बाद जो ITV ग्रुप के हाथ खुफिया एजेंसियों के ऐसी दस्तावेज हाथ लगा है जिसमें साफ तौर पर जो आतंकियों की जो ताजा रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक घाटी में करीब 300 आतंकी जो मौजूद हैं और इसमें से करीब 100 से ज्यादा विदेशी आतंकी हैं और विदेशी आतंकियों को जो सुरक्षा एजेंसियां ने
प्लान ए जो तैयार किया है उसके मुताबिक जो विदेशी आतंकी हैं उनको मार गिराने का पहले प्लान है। और जैश के जो 22 विदेशी आतंकी हैं उनमें से 8 जो हैं विदेशी कमांडर हैं, जिन्हें खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर और उसका भाई रऊफ ने इसको तैयार किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर अभी जो आईबी की ताजा रिपोर्ट है जो आईटीवी ग्रुप के हाथ लगा है उसके मुताबिक घाटी में 300 से आतंकी ज्यादा मजबूत हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पर पुलवामा में जिस तरह से सीआरपीएफ के कन्वॉय पर हमला किया गया था वहां पर सबसे ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 13 विदेशी और 58 स्थानीय आतंकी जो हैं सक्रिय हैं। शोपियां में जो नंबर 2 जहां पर आतंकी संगठन जो कि सक्रिय हैं वहां पर 40 से 45 आतंकी मौजूद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देश की सुरक्षा के हवाले से बेहद अहम खबर है। और अब रुख करते हैं खबरों की बाकी की खबर का। बेंगलुरु के एयर शो से आज देश का सीना चौड़ा करने वाली तस्वीरें सामने आई। जैसे ही आज राफेल विमान ने एयर शो में उड़ान भरी, लोगों का उत्साह और रोमांच दोगुना हो गया। राफेल, फ्रांस का वो युद्धक विमान जिसे लेकर पिछले कुछ महीनों से भारतीय राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। राफेल कैसा है, इसे देखने और इसके बारे में जानने की कोशिश हर भारतीयों के दिल में है। एयर शो 2019 में राफेल ने जैसे ही उड़ान भरी, ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान का ये योद्धा दुश्मनों के घर में घुसकर तबाही मचा सकता है। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 3700 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर मार करने में सक्षम है। डबल इंजन वाले राफेल को हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने में महारत हासिल है। ये सिर्फ 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस विमान में 4700 किलो तक की ईंधन क्षमता है। ये 1.30 mm की गन से एक बार में 125 राउंड गोलियां दागने में सक्षम है। खास बात यह है कि राफेल स्टॉर्म शैडो जैसी घातक मिसाइलों से लैस है। साथ ही फाइटर जेट राफेल परमाणु हमला भी कर सकता है। एयर शो की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। रिहर्सल के दौरान आसमान में 2 सूर्य किरण विमान के टकराने से एक पायलट विंग कमांडर साहिल गांधी की जान चली गई थी। आज लड़ाकू विमान राफेल ने धीमी रफ्तार से उड़ान भरकर विंग कमांडर को श्रद्धांजलि दी। इस एयर शो में दुनिया भर की 100 से ज्यादा कंपनियां भाग लेने जा रही हैं, जिसमें अमेरिका की बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां भी भाग ले रही हैं। जाहिर है बेंगलुरु का आसमान अगले कुछ दिनों तक आसमान की गड़गड़ाहट से गूंजता रहेगा। 24 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में तेजस, राफेल और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट न सिर्फ अपना कर्तव्य दिखाएंगे बल्कि अपना आसमान के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ बकाया ना चुकाने को लेकर आज अदालत ने अनिल अंबानी और सहयोगी कंपनियों के 2 डायरेक्टर्स को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि 4 हफ्ते के भीतर बाकी बचे 453 करोड़ रुपए कंपनी को चुकाने होंगे और अगर ऐसा नहीं करते तो 3 महीने की जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी के 550 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशंस के मुखिया अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के 2 डायरेक्टर्स को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरकॉम ने जानबूझकर एरिक्सन को पैसे का भुगतान नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में 4 हफ्ते के अंदर बकाया पैसे चुकाने का निर्देश जारी किया है। एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन अनिल अंबानी ने कोर्ट की बात को अनसुना करते हुए एरिक्सन को बकाया पैसा नहीं लौटाया।
पहले से ही 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान नई मुश्किलें पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अनिल अंबानी को 15 दिसंबर 2018 तक बकाया चुकाने के निर्देश दिए थे। ऐसा न होने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बागदा चिटफंड घोटाले को लेकर एक खबर कोलकाता से। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का ममता सरकार ने तबादला कर दिया है। ये कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार हैं। वही राजीव कुमार जिनको लेकर सीबीआई बनाम ममता की लड़ाई कोलकाता से दिल्ली तक पहुंच गई थी। अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राजीव कुमार को प्रमोशन देते हुए सीआईडी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया। इससे पहले 16 और 17 फरवरी को सीबीआई ने राजीव कुमार से लंबी पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों ने राजीव कुमार और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद कुणाल घोष से शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटालों के बारे में आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए। राजीव कुमार के शिलांग से लौटते ही ममता सरकार ने उनका ट्रांसफर और प्रमोशन कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 40,000 करोड़ के शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच के लिए राजीव कुमार की अगुवाई में एसआईटी की टीम बनाई थी। राजीव कुमार पर जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और राजीव कुमार सीबीआई की जांच के घेरे में। खबर की खबर यह है कि राजीव कुमार पर सीबीआई के कस्ते शिकंजे से कोलकाता पुलिस की छवि तो खराब हो ही रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार भी आने वाले दिनों में राजीव कुमार की वजह से उन्हें भी फजीयत का सामना करना पड़ सकता है। हिंदी साहित्य से एक गमगीन कर देने वाली खबर। हिंदी के विख्यात आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह को आज आखिरी विदाई दे दी गई। हिंदी के शिखर आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह का बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 93 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वह अस्वस्थ चल रहे थे। क्षति ऐसी होती है जो कि कभी पूरी नहीं की जा सकती जो है। और वैसे तो मतलब कि हर आदमी का अपना अलग होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो उनके जाने से जो क्षति हुई है परिवार की और हिंदी साहित्य की जो क्षति हुई है वो पूरी नहीं की जा सकती। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में आलोचना विद्या को नई पहचान दी। उनकी प्रमुख आलोचक पुस्तकें हैं आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद। आलोचना और समालोचना शब्द नहीं मिला, कोश में है आपटे की, लेकिन काव्य शास्त्र के किसी ग्रंथ में सही तो है। आपटे की डिक्शनरी में आलोचना भी है और समालोचना भी है, लेकिन आलोचना और समालोचना नाम का राधा वल्लभ जी बता सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं, इस नाम का कोई ग्रंथ संस्कृत में नहीं है। आलोचना शास्त्र और समालोचना शास्त्र ये हिंदी की मौलिक, कह लीजिए इसे मौलिक कह सकते हैं। नामवर सिंह को यूं तो बतौर आलोचक ही साहित्य जगत जानता है, लेकिन उनका कवि मन भी कई बार सशक्त अभिव्यक्ति के साथ सामने आया। उनकी कविताओं में आज तुम्हारा जन्म दिवस, उनय उनय भाद्रे, कभी जब याद आ जाते, कोजागर, नभ के नीले सूनेपन में, नहीं बीतती सांझ, पारदर्शी नील जल में, फागुनी शाम आदि की चर्चा रही। नामवर सिंह पढ़ने की धुनी और याददाश्त के धनी अद्भुत प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। उनकी मेधा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 27-28 साल की उम्र में छायावाद जैसी किताब लिखकर खलबली मचा दी। कहानी में नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान के जरिए उन्होंने हिंदी साहित्य की स्थापित धारणाओं को तोड़ दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।